2000, my apologies, नंबर से बनती नहीं मेरी, but the number goes. ये उनकी दुआ का फैज़ है कि हम क्या क्या कमाल दिखाने लगे. And now, ladies and gentlemen, to introduce somebody very special and respected to you, Shri Bhagwan Singh Maan, Indian politician, social worker, who is currently serving as the 17th Chief Minister of Punjab since 2022. He represents the Dhuri Assembly constituency in the Punjab Legislative Assembly since 2022 and is also serving as the state convener of Aam Aadmi Party, Punjab since 2019. Previously a member of the Lok Sabha from Sangrur Lok Sabha constituency from 2014 to 2022. I also need to tell you that in March 2014, he joined the Aam Aadmi Party to contest elections in the Sangrur Lok Sabha constituency. He fought his first Lok Sabha election and won by 2,000. My apologies, number se banti nahi meri, but the number goes like 2,11,721 votes. And to also mention, even before taking the oath, he took steps to end the VIP culture. With that, ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब श्री भगवान सिंह मान जी का. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. टाइकॉन चंडीगढ़ की तरफ से आज जो स्टार्टअप का ये उत्सव है, उत्सव कहूंगा मैं इसको, उसमें मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी. टाइकॉन के जितने भी बड़े अधिकारी, टाइकॉन ग्लोबल से, टाइकॉन चंडीगढ़ की तरफ से तो ये होस्ट हो ही रहा है, और साथ में मेरे सामने बैठा मेरा देश का फ्यूचर, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, डिजिटल का फ्यूचर, और हर फील्ड में मैं कहूंगा कि आप लोग विजनरी लोग हो, इसीलिए आपको आज यहां इकट्ठे होकर अपना अपना प्रोडक्ट और अपना अपना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से निकला है उसको दिखाने का आज मौका मिल रहा है. इसके लिए मैं टाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबको. मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल. पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहां से नए आइडिया निकलते हैं, और पंजाब हमेशा, जो पंजाबी हैं वो नए आइडियाज को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं. कोई भी नया आइडिया हो, किसी न किसी तरीके से पंजाब उसके साथ जुड़ जाता है, चाहे वो, क्योंकि पंजाब को लीड करने में मजा आता है, पंजाबियों को रोल मॉडल बनने में मजा आता है. अगर हम गुरुओं से शुरू कर लें, श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, कुर्बानियां दी, अपने परिवार, अपने सर्वंस को देश कौम के लिए कुर्बान किया, आगे लगे, लीड किया, और जोश भरा. गिनती में कम थे लेकिन 1 से 1.25 लाख मल्टीप्लाई किया, 1 का मतलब 1.25 लाख. तो आज भी अगर किसी को 1 कहना हो तो पंजाबी 1.25 लाख कहते हैं. तो ये हमारी गलोरी पंजाब की, हमारा विरसा, लेगेसी हम साथ लेके चलते हैं. जब से हमने सरकार बनाई तब से पहली बात तो ये कि आमतौर पे सरकार बन जाती है तो ओथ सेरेमनी जो चीफ मिनिस्टर की होती है वो किसी राजभवन में या किसी स्टेडियम में होती है. बट हमने ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में की, ताकि थोड़ा बहुत हमें
प्रेरणा मिलती रहे कि इन्होंने कुर्बानी दी थी, देश लेके दिया था, आजादी लेके दी थी। हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बना रहे, हमें याद रहे कि इनकी वजह से हम यहां ओथ सेरेमनी कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को हम भूले ना। यहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, आते ही हमने इन्वेस्ट पंजाब को अपग्रेड किया, पूरे देश में गए। मैं चेन्नई गया, हैदराबाद गया, बेंगलोर गया अपनी टीम लेके, सारी डिसीजन मेकिंग टीम लेके। मैं दिल्ली, मुंबई, सब जगह पे गया। टॉप के बिजनेस जो देश में अलग अलग फील्ड में टॉपर हैं, उन बिजनेसमैन को बुलाया, उनको कहा कि आइए पंजाब आइए। पंजाब में हमने स्टार्टअप का मोहाली में सेटअप किया और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो चुका है। मैं वो नहीं कहता जिसका एमओयू हो चुका है, मैं वो कह रहा हूं जो ऑन ग्राउंड हो चुका है। टाटा स्टील, they are putting their factory in Ludhiana, which will be the second biggest after Jamshedpur. देश की टाटा स्टील की सेकंड बिगेस्ट फैक्ट्री होगी यहां लुधियाना में। कितने इंजीनियर चाहिए होंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सनातन टेक्सटाइल, जर्मनी की 3 कंपनियां, बर्वियो, फ्रेडनबर्ग, क्लास पहले थी, बर्वियो और फ्रेडनबर्ग आई है, मोरिंडा में ही है फ्रेडनबर्ग। अगर आप देखोगे मर्सिडीज के सेंसर बनाते हैं। बर्वियो जो है पराली से बायोगैस पैदा करती है, वो लहरागागा में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। मैं हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी का, नए आइडियाज का फैन रहा हूं। मैं खुद एक आर्टिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि जो स्टायरिस्ट होता है, कॉमेडियन होता है, वो ऑब्जर्व करता है चीजों को कि कैसे होता है, कौन कैसे समाज में चलता है, फिर उसी में से वो अपना स्टायर निकालता है। आप देखते रहते हो बहुत से शोज। सो जब तक आइडिया नया नहीं होगा, लोग उस शो को पसंद नहीं करेंगे। उस समय लाफ्टर चैलेंज नया आइडिया था, फिर जो कौन बनेगा करोड़पति, ये यहां का आइडिया नहीं है। इसके पेटेंट राइट्स जो हैं, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, उसके हैं। तो उन्होंने राइट्स दिए हैं। यहां पे एक लाइट भी चेंज नहीं कर सकते उनको पूछे बिना, क्योंकि पेटेंट राइट्स उसके पास है। बहुत से शो ऐसे, बिग ब्रदर चलता था, यहां बिग बॉस है, यूके में बिग ब्रदर चलता था, वही। लेकिन उनसे, क्योंकि राइट्स हैं उनके इंटरनेशनल। तो मैं भी यही हर रोज स्पीच में अपनी में कहता हूं कि अपने आप कुछ बनाओ। मैं पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लड़के लड़कियों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी बांटने वाला बनाना चाहता हूं। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूं। उसके लिए हमने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया। हम 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, 6 का बना लो, हम 2,000 रुपये बच्चे को देते हैं। कुछ बनाओ नया। कुछ आइडियाज बच्चों ने निकाले और फिर उनके साथ हम बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उसी से रिलेटेड, जो उस कैटेगरी से रिलेटेड, उनके साथ उनका टाई अप कराते हैं कि आप इनके साथ बात करो। मतलब बच्चे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए शुरुआत हो चुकी है उनकी। स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है? 8th क्लास तक बच्चों का पता चल जाता है बच्चा किधर जा रहा है। मेडिकल की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, म्यूजिक की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, किधर जाना है। तो हमने 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए एक टेस्ट लेके उसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम बच्चों को
दाखला देते हैं, जब तक वो 12th करके निकलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जाएगी, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, मेडिकल वाले को मेडिकल की तरफ लेके जाएंगे। तो जब तक 12वीं क्लास तक वो निकलेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में करियर गाइडेंस पता ही नहीं थी कि पहले है ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, छोटे छोटे कॉलेजों से, छोटे शहरों के छोटे कॉलेज। मुझे पता है इस बात का कि हम प्रोस्पेक्ट, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्ट ले लेते हैं, फॉर्म भी खरीद लेते हैं, उस फॉर्म को भर भी लेते हैं, सन ऑफ, मदर नेम, एड्रेस, सब कुछ भर देते हैं। जब आप सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि आप कौन सा विषय में पढ़ाई करना चाहेंगे, तब तक हमको ये पता नहीं होता हमने कौन सा विषय में लिखना है। कोई इधर खड़ा या इधर खड़ा कोई दोस्त कहता है इकोनॉमिक्स मत लेना यार, ये बहुत मुश्किल है, इसकी जगह पे फिजिकल एजुकेशन ले ले। अबे क्या पता मेरी इकोनॉमिक्स ठीक हो, उसको वो फिजिकल एजुकेशन में ठीक हो, क्या पता मेरा मैथ अच्छा हो, वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो। तो ऐसे माउथ वर्ड से चलता था, पता ही नहीं चलता था कि क्या पढ़े। ऊपर से हमारे पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाते वो कहते बच्चा बने, खुद डॉक्टर नहीं बन पाए बच्चे को मेडिकल में एडमिशन दवाएंगे। वो भी ये देखते हैं बस यही बनना है, पायलट बनो, इंजीनियर बनो। मैंने कहा यार सभी डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन बनेगा, फिर पायलट बन गए तो पैसेंजर कौन बनेगा। बच्चे का भी तो देखो ना कि उसका माइंड किधर जा रहा है। मेरे खुद का, मेरी आपने स्टोरी सुनी होगी, मेरे पिताजी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी स्टेजों पर जाने, कॉलेज की स्टेजों पर नहीं जाना, टाइम बर्बाद होता है, पढ़ाई करो बाद में देखेंगे। तो मैं चोरी चोरी जाने लगा, जीत लेता था ट्रॉफी। ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी इसको घर पे कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि पिताजी को पता चल जाएगा। और पंजाबी बच्चों की, खासतौर पे टीचर के बच्चों की पिटाई तो आम सी बात है, मतलब वो तो हमने अपनी किस्मत में मान रखा है कि होगी होगी। तो उसके बाद जब मैं आई वाज इन 12th ग्रेड एट दैट टाइम, 17.5 ईयर्स की मेरी एज थी, 17.5 साल की उम्र में अचानक से मेरी सीडी आई और सुपर डुपर हिट हो गई। तो 6 महीने बाद नेक्स्ट आ गई, वो उससे भी हिट हो गई। तो फिर वही मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी वही अखबार को इंटरव्यू देने लगे। बच्चे में बहुत पोटेंशियल था, मैंने बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा कब किया सर, मैंने कहा कब किया इनकरेज, पिटाई की है, सच बोल दो इसमें क्या है। तो उनको भी फिर ये लगने लगा ना कि मैं, मतलब यहां तक हो गया था, फेम का जो नशा है माता पिता को कैसे चढ़ जाता है, कि मेरे पिताजी ने फोन किया मेरी छोटी बहन को, सगी बहन है मेरी छोटी, मनप्रीत, कि मनप्रीत मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ भगवंत मान। उसने कहा जी मेरे नहीं हो तो उनको आदत पड़ गई थी ये बोलने की कि मैं फादर ऑफ भगवंत मान। तो मतलब पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। शायद आपके 90% पेरेंट्स ये काम लाइक नहीं करते होंगे, क्या यार ये क्या बनाएगा तू, कोई और काम कर यार, ये क्या चलेगा, कब चलेगा, ये फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा ये वो। सो वो जल्दी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं बच्चों को। खैर इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक काम हो रहा है तो वही बच्चा आपको प्राउड फील करवा सकता है। और कभी भी मेरे सामने बैठे हैं बहुत यंग लड़के लड़के, अपने पुराने फेलियर को दिल पे नहीं लगना, पुराने फेलियर को दिमाग में भी नहीं रखना है, दिल पे भी नहीं रखना है। नई बात करो कि आज मैं क्या हूं, पुराना क्या हो गया भूल जाओ। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अपने एग्जाम्पल से पहले मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं।
एक हाथी था, एक महावत था, उसके पास हाथी था, बहुत ताकतवर हाथी था, बहुत ही कमजोर रस्सी से बांधा हुआ था उसको, मतलब इजीली हाथ से भी टूट सकती थी वो रस्सी, लेकिन उसने हाथी के पांव में वो रस्सी डाल के उसको बांधा हुआ था। कोई बंदा आया उसका दोस्त, उसने कहा यार ये तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। कहता क्यों? कहता ये आधे सेकंड का काम है इस हाथी का इस रस्सी को तोड़ना, थोड़ा सा ऐसे किया इसने ये रस्सी टूट जाएगी, इसको चेन लगा दे, लोहे की चेन से बांध दे इसको। महावत ने कहा नहीं नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। जब ये छोटा था ये हाथी, तब भी मैं इसको इसी रस्सी से बांधता था, तब इसने 2-3 बार ट्राई की इस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन उस समय इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस रस्सी को तोड़ सकता। उसके बाद इसने ये बात अपने मन में बिठा ली कि ये रस्सी मेरे से टूटेगी नहीं। आज ये ट्राई ही नहीं कर रहा इस रस्सी को तोड़ने की, पुराने फेलियर को लेके बैठा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप कोई पुराना टेस्ट फेल हो गए या कोई स्टार्टअप किया बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो पुराने फेलियर को लेके मत बैठो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। हो सकता है उसी भगवान ने वक्त के साथ आपको उस टेस्ट को दोबारा पास करने की काबिलियत दे दी हो। तो पुराना फेलियर बिल्कुल नहीं। मैं पहली इलेक्शन हार गया था 2012 में। 2012 में विधानसभा पंजाब की इलेक्शन हुई, नई पार्टी थी, मैं हार गया था। आम आदमी पार्टी उस समय बनी नहीं थी। आम आदमी पार्टी 13 में बनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आए हैं तो पब्लिक है, कई बार पब्लिक ये भी चेक करती है कि हरा के देखते हैं क्या यहीं खड़ा रहता है या जीतनी आया है सिर्फ। तो मैं खड़ा रहा, लोगों के बीच जाता रहा। उसी इलाके से आज जो बोल रहे थे 2,12,000 से मतों के पंजाब में रिकॉर्ड मार्जिन से लोगों ने जिता के मुझे नेशनल असेंबली में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा। तो परमात्मा जो करता है सही करता है। पहले मुझे ये था कि यार मैं तो हार गया, यार लोग इसका मतलब चेंज नहीं चाहते, कुछ मैं चेंज चाहता हूं सिस्टम में चेंज करनी। तब बाद में जब मैं पार्लियामेंट में गया, वहां जाके बहुत फेमस हो गई मेरी स्पीचेस, तब मुझे लगा कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर जीत जाते 12 में तो शायद पंजाब में रह जाते, नेशनल असेंबली में नेशनल लेवल पे बोलने का मौका नहीं मिलना था। फिर 14 में जीते, फिर 19 में जीते। सो भगवान जो करता है अच्छा करता है, अपना काम करते रहो बस, विजन क्लियर होना चाहिए। शिव खेड़ा जी मिले, मैं उनकी किताबें पढ़ता हूं, यू कैन विन। मैं बहुत सी मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूं, स्पीचेस सुनता हूं, और मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि फेलियर और सक्सेस में क्या फर्क है। वो देखो ना, वो कहते हैं जी जिस बंदे ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब फिर उसने काम भी नहीं किया। गलतियां काम के दौरान होती हैं, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। हां, वही गलती दोबारा करोगे फिर बेवकूफी है, इसका मतलब सीखा नहीं है कुछ आपने। और अपनी अहमियत जरूर बना के रखो कि मैं हूं इस ऑफिस में, मैं हूं इस बिजनेस में, मेरा भी एक रुतबा है, मेरी अहमियत है, वो बना के रखनी है। मन्या कि 1 रुपया ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं बहता। मन्या कि 1 रुपया ਲੱਖ ਦੇ बराबर नहीं बहता, पर जरा सोचो जे ਲੱਖ चो 1 रुपया कट दी, वो भी ਲੱਖ नहीं रहिंदा, वो 99,999 बन जाता है, लाख तो नहीं है ना। सो 1 रुपए की भी अहमियत है। अहमियत अपनी ऑफिस में बना के रखनी है। एलन मस्क, आप जानते हो, दुनिया का सबसे अमीर बंदा, उसके ऑफिस में काम करती थी एक लेडी, वो रिजाइन लेके आई उसके पास। वो कहती मैं आपके ऑफिस में काम करती हूं, मैं रिजाइन देना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है,
कौन से ऑफिस में काम करते हो? हेड ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में एक्सेप्ट करूंगा, ये $1,00,000 ले, पूरी दुनिया घूम ले 1 महीना, बाद में तेरे इस्तीफे पर बात करेंगे। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इस्तीफा भी दे दिया मैंने और $1,00,000 मिल गया, वो भी फ्री में मिल गया दुनिया घूमने के लिए। वो वर्ल्ड टूर पे निकल गई, दुनिया घूम के 1 महीने बाद आई, कहती जी मैं आ गई, मेरे इस्तीफे के बारे में। अच्छा, कहता वो महीना पहले जो आई थी, ये तेरा इस्तीफा पड़ा है, एक्सेप्टेड। उसने कहा अगर स्वीकार ही करना था इस्तीफा, पहले दिन ही कर लेते, इतना मुझे $1,00,000 देके पूरी दुनिया घुमाने की क्या जरूरत थी? तो एलन मस्क ने कहा जिस दिन पहले दिन इस्तीफा देने आई थी, मुझे पता नहीं था दफ्तर में तेरी क्या अहमियत है, ऑफिस में तेरा क्या स्थान है। अगर 2-3 दिन बाद ऑफिस में कुछ हलचल होती कि ये काम रुक गया, वो आ नहीं रही 3 दिन से, सारी फाइलें पड़ी हैं, तब मैं तुझे चौथे दिन ही बुला लेता, लेकिन 1 महीना किसी ने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब तेरे बिना चल सकता है दफ्तर, चलो जाओ शाबाश। मतलब इसका क्या है कि आप जिस मर्जी ऑफिस में बैठो, जिस मर्जी कुर्सी पे बैठो, लेकिन अपनी अहमियत बनाओ कि मेरे बिना ऑफिस चल नहीं सकता अगर मैं 2 दिन ना आऊं। ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो पंजाब सरकार की तरफ से न्यू आइडियाज को पिक किया जा रहा है और न्यू आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। अभी पंजाब सरकार में हमने एक लागू किया जो आपने नहीं सोचा होगा वो, लेकिन वो बाद में बहुत अप्रिशिएट हुआ। हमने क्या किया, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ऑफिस के टाइम बदल दिए, क्योंकि सूर्य जल्दी आ जाता है अप्रैल में, सुबह 7:30 से 2 कर दिया टाइम सरकारी ऑफिस का, नो लंच ब्रेक, 7:30 से 2। और 7:30 बजे जो अपने आदमी अपने काम पे जाना है, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने दिहाड़ी पे जाना है, वो 8 बजे के आसपास अपना सरकारी काम में जो दफ्तर में फाइल वाइल देनी है करवा के अपने काम पे जा सकता है। उसके लिए उसको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि 9 बजे 9:30 बजे दफ्तर खुलेगा, 11 बजे बाबूजी आएंगे, उसके बाद फिर काम होगा, पूरा दिन जाता उसका। नंबर 1, ये पब्लिक को सहूलत हुई। नंबर 2, उस समय धान की खेती होती है मई जून में, तो बिजली की बहुत जरूरत रहती है, पीक आवर्स होते हैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि खेतों को भी बिजली देनी है, घरों में भी बिजली देनी है, गर्मी होती है बहुत। तो अगर 7:30 से 2 हमने कर दिया तो 1:30 बजे से जो 2 बजे तक बीच में सारे एसी ऑफिसेज के, सारे ऑफिसेज के और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सारे बल्ब पंखे बंद हो गए। हमें 55 मेगावाट बिजली बच गई। 16 करोड़ रुपए सरकारी ऑफिसेज का बिजली का बिल कम हो गया, क्योंकि बंद हो जाते जल्दी। और 2 बजे ऑफिस में छुट्टी है, हमने उसको मैच कर दिया स्कूलों की छुट्टी से। 2 बजे स्कूल में छुट्टी, 2:30 बजे बच्चे भी घर पे, 2:30 बजे पेरेंट्स भी घर पे, ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। और सबसे बड़ा फायदा हुआ जो हमने सोचा नहीं था, ट्रैफिक स्प्लिट हो गया, ट्रैफिक जाम बंद हो गए। क्यों? ये जो जीरकपुर से आते हैं, आप एयरपोर्ट रोड पे आते हो इधर जाने के लिए, अपने कामों पे जाने के लिए, जो 35 मिनट का ड्राइव था वो 5-7 मिनट का रह गया, क्योंकि कितनी गाड़ियां तो सुबह 7 बजे निकल गई। टाइम चेंज हो गया, पीक आवर का टाइम चेंज हो गया, 2 पीक आवर हो गए, 9 बजे वाला जो ऑफिस वाला और 7:30 बजे वाला हमारा सरकारी ऑफिस वाला। और ऐसे ही आते हुए हो गया, आधी गाड़ियां 2 बजे के बाद ही निकल गई, तो 5 बजे वाला रश कम हो गया। आपको जानकर खुशी और हैरानी होगी, गल्फ न्यूज ने ये न्यूज अपने हेडलाइन, टॉप हेडलाइंस में दी, और दिल्ली और कोलकाता में ममता बनर्जी जी मुझे बात हुई तो कह रहे ये मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने।
दिल्ली और कोलकाता में भी ये आने वाले दिनों में ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि हम ऑफिस को 2-3 जोन में बांट लें। 8 बजे वाले स्कूल, 9 बजे वाले 8 बजे वाले ऑफिस, 9 बजे वाले ऑफिस और 10 बजे वाले ऑफिस। तीन भागों में हमारा ट्रैफिक बांटा जाएगा। 33% तो ट्रैफिक नहीं होगा। आते हुए भी यही रहेगा। छुट्टी वो जो 8 बजे वाला वो 3 बजे, जो 9 बजे वाला है वो 10 बजे, जो 10 बजे वाला 5 बजे। तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगी इससे। कुछ आइडियाज नए जो हैं, मैं भी स्टार्टअप ही कर रहा हूं वैसे, तो अच्छा रहा, कामयाब रहा ये। फिर हमने एक कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर्स की। आमतौर पे यहां पे बिजनेस करना है, कहीं पे करना देश में, पहले जमीन ले लेते हैं। 50 एकड़ जमीन ले ली डेरा बसी के पास, 1 करोड़ का 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया। सीएलयू नहीं मिल रहा, सीएलयू के पीछे पीछे चले हुए हैं। दफ्तर में बाबू नहीं मिल रहे, बुधवार वीरवार कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, सीएलयू नहीं मिल रहा। कहीं ना कोई जुगाड़ लगा के सीएलयू लिया, तो चलो शुक्र है सीएलयू ले लिया। अगले दिन फायर वाले आ गए, भाई हमारे पास तो आए ही नहीं आप। फायर वालों के पीछे भागे, थोड़ा सा और जुगाड़ लगा के फायर वाला सर्टिफिकेट लिया। अगले दिन फॉरेस्ट वाले आ गए, भी हम भी हैं धरती पर। वो हुआ 2-2.5 साल मिल जाता लगा। पैसा स्टक हो गया, 150 करोड़ 2-2.5 साल स्टक हो गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि चलो छोड़ो यार, जमीन बेचो, चलो चलते हैं कहीं और चलते हैं। दुखी हो जाते थे व्यापारी। हमने एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला, 100% मेरा स्टार्टअप है ये। मैंने कहा काम करते हैं, जो स्टैम्प पेपर है ना, इसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। अब क्या है, पंजाब में जमीन खरीदनी नहीं है, आइडेंटिफाई करनी है। पहले आइडेंटिफाई करके उसका जमीन का जो नंबर है, खाता नंबर या खतौनी खेवट फर्द का नंबर, वो इन्वेस्ट पे जा आपके, या तो पोर्टल पे डाल दीजिए या फिर हमारे मोहाली वाले ऑफिस में आ जाइए। हमारी टीम सीएलयू वाली जाएगी उस जमीन पर, हमारी टीम फॉरेस्ट वाली जाएगी उस जमीन पर, फायर वाली जाएगी उस जमीन पर, पोल्यूशन वाली जाएगी उस जमीन पर। इट विल टेक 15 डेज, 2 वीक्स। 15 दिन में सारी टीमें हमारी जाके हमें बता देंगी जी हमारी तरफ से ओके है, यहां फैक्ट्री अगर लगाना चाहते हैं हमारी तरफ से एनओसी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। फिर हम कहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अब ना जो जमीन का सेलर है, जो बेच रहा है जमीन, उसको बुला ले। बुला भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ले, कहीं कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पे एसी कमरे में एक तहसीलदार बैठा है कंप्यूटर लेके, आज आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आपको ग्रीन रंग का, हरे रंग का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगा होगा थोड़ा। कारण उसमें सीएलयू के पैसे भी उसमें चार्ज हैं, उसमें फॉरेस्ट के भी सारा इंक्लूडेड है, उसमें जितनी भी आपको एनओसी चाहिए उसका जो फीस है वो इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो गई 15 दिन बाद, 16वें दिन बाद आप भूमि पूजन करवा के या सुखमनी साहब का पाठ करवा के अपनी फैक्ट्री की पहली ईंट लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। 16 दिन, सिर्फ 16 दिन। और हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे लोग आ गए और जो हैरान हो रहे हैं, ये ऐसा काम जो पहले 16 महीने नहीं होता था, 16 दिन में होने लगा। ऐसे हमने हाउसिंग के लिए कर दिया, रेड कर दिया उसके लिए। उसको रेड खरीदना पड़ेगा स्टैम्प पेपर, सारी इंक्लूडेड, सीवरेज, बिजली सब उसमें इंक्लूडेड होगा। हां, अगर वो कहे कि मेरे प्लाट बिके नहीं, आधे में फैक्ट्री लगा लेता हूं, फिर हम अगर जाएंगे, पूछेंगे ले आओ जी स्टाम्प पेपर, वो रेड दिखाएगा, काम ग्रीन वाला कर रहा है, तो फिर या तो फिर फाइन होगा, या जरूरी नहीं है कि हम उसकी परमिशन दें हम उसको, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हम क्यों देंगे परमिशन किसी फैक्ट्री की। तो ये फायदा होगा। 2 साल बाद आपकी फैक्ट्री में कोई आया, बाबू कागज दिखाइए, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाइए। ग्रीन का मतलब ऑलरेडी सब कुछ आपने पे कर दिया। तो ये आइडिया भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। सो आइडियाज हैं, पंजाबी आइडियाज में माहिर हैं, हम तो ग्लोबल सिटीजन हैं,
जिस देश में हम गलती से भी चले जाएं वहां भी कामयाब हो जाते हैं। हाँ, बहुत कामयाब हो जाते हैं, जहां मर्जी चले जाओ। वो कोई पेस्ट की कंपनी थी, टूथपेस्ट की, सेल बढ़ानी थी, तो उन्होंने अपने पूरा सेल्स डिपार्टमेंट लेके आए कि जी क्या करना चाहिए। कोई बोले जी शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी क्रिकेटर को ले लो, किसी को ब्रांड एम्बेसडर, किसी ने कहा जी आईपीएल की जर्सी पर हमारा नाम आ जाए, किसी ने कहा जी गांव-गांव की जो सड़कें हैं उस पर हमारे बोर्ड लग जाएंगे। एक पंजाबी बैठा था वहां, उसने कहा जी आइडिया मेरे पास है, लेकिन मैं यहां आपको बता नहीं सकता क्योंकि बस आइडिया ही है मेरे पास, तो लेकिन आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो सेल बढ़ेगी उसमें से 25% मेरा। कहते ठीक है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया 25% का। कहते किसी शाहरुख खान को नहीं लेना, किसी क्रिकेटर को नहीं लेना, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कहते क्या, कैसे होगा फिर? कहते देखो अब जो हमारा टूथपेस्ट है ना, ये थोड़ा दबाने से थोड़ा सा निकलता है पेस्ट जो है ब्रश के ऊपर, लोगों को आदत कहता है ऐसे दबाने की है, थोड़ा सा इसका मुंह खुला कर दो, जैसे ही दबाएंगे इतना निकलेगा। और कभी आपने पेस्ट दोबारा वापस डाला है? नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा आ गया कोई बात नहीं। भाई साहब 70% सेल बढ़ गई, कुछ भी नहीं किया। आइडिया है, बस आइडिया है। सो अपने मुझे अच्छा ये लगा, मैं यूथ को मिला, यंग लड़के लड़कियां अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएंगे कि किसी का मोहताज नहीं है हम कि हमको ये नौकरी देगा ये नौकरी देगा, अपने आप बनते हैं। देखो जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो मेनका गांधी जी वहां मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जानवरों की खेलों पर पाबंदी लगा दी। सर्कस में जो जानवर थे, सर्कस में जो जानवरों का खेल दिखाते उस पर पाबंदी लगा दी कि टॉर्चर करते हैं उनको। चलो लग गया, वो ऑर्डर आ गया फेडरल गवर्नमेंट का। कोलकाता में एक ओलंपिया सर्कस थी बहुत बड़ी, उनके पास 10 हाथी 7 शेर थे। हर रोज हाथी चारा खाते थे, शेर मीट खाते थे, तो खर्चा तो चल रहा था, लेकिन क्योंकि उनकी मतलब कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था तो इनकम बंद हो गई, खर्चा चालू है। महीने 1.5 महीने बाद उन्होंने सोचा कि यार इनका क्या करना है। फिर उन्होंने 7 के 7 शेरों को एक गाड़ी में बिठाकर, ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 10 दिन बाद पता चला उन 7 शेरों में से 5 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। कारण, जो शेर थे वो सर्कस में बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे। वो भूल गए कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारे पंजों में, हमारे जबड़ों में कितनी ताकत है। वो भूल गए, उनको बना बनाया मीट मिलता था सुबह भी शाम को भी। दूसरी तरफ कुत्ते, जंगली कुत्ते भूखे मरते थे कि भूख से भी मरना है, चलो इकट्ठे होकर शेर को घेर लेते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, जो मां बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज्यादा प्रॉपर्टीज, ज्यादा ये अपना माल जो उसने कमाया होता है वो छोड़ के जाते हैं ना, बड़े बड़े प्लॉट ये वो धिमका अपने बच्चों के लिए, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भूखे रह लो लेकिन शिकार अपना मारना सीखो। 2 दिन भूखे रह लेंगे कोई बात नहीं, शिकार अपना मारना सीखो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, चाहे वो अपने पिताजी ही क्यों ना हो। वो उनका जमाना था, उनके जमाने में उनके काम थे, हमारे जमाने में हमारे काम है। तो मैं, पंजाबी में एक शेर है कि बेहिम्मते हुंदे ने ओ जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। बेहिम्मते हुंदे ने ओ जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते
ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 747 787 350 ਪੈਸੇਂਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ, 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਨਵੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੂਗਾ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 35 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉਤਰੂਗਾ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 14 ਘੰਟੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। 65% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 18 ਤੋਂ 35 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਏ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ, देयर इज ए हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राउड। थोड़ा जा फर्क है बस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राउड। मैं भी ये काम कर सकता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं भी ये काम कर सकता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये प्राउड है, ये हंकार है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर रखो, अगे बढ़ो। मुझे अच्छा लगे कि अज इत्थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन भी ने, टाइकॉन नाम ही ऐसा है। सो अज इत्थे विदेशों तो भी साडे मित्र दोस्त आए ने और बहुत सारे पूरे देश तो नए लड़के लड़कियां अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और मोहाली विल बी द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आप आइए, मोहाली में काम करिए। सरकार की तरफ से आपको फाइनेंशियली भी आपको जो जरूरत होगी, किसी यूनिवर्सिटी के से जुड़ना है, किसी मतलब लैब से जुड़ना है, कोई और चाहिए, कोई लेटेस्ट मशीनें चाहिए, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आइए, पंजाब में काम करें। गुरुओं पीरों की धरती है, बहुत फर्टाइल लैंड है। जो भी आता है, मैं जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूं उससे मैं एक बात कहता हूं कि एक बार पंजाब में आके इंडस्ट्री लगा लो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये बरकत वाली धरती है, यहां कोई भूखा नहीं मरता। ये पूरे देश का पेट पालने वाली धरती है, इसलिए यहां का बंदा, यहां में बंदा भूखा रह जाए, ये सवाल पैदा नहीं हो सकता। सो हमारे तो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था बहुत सालों पहले। वो 20 रुपए का लंगर अभी भी चल रहा है। देखो, चाहे वो कहीं पे भी कोई भूकंप आ गया, कहीं पे कोई कुदरत की आफत आ गई, बाकी सामान पहुंचे ना पहुंचे, हमारा लंगर वहां पे जरूर शुरू हो जाता है। तो हम लोग हॉस्पिटैलिटी में माने हुए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आइए, पंजाब में काम करिए, रेवेन्यू सरकार को दीजिए, सरकार वही रेवेन्यू आप पर ही लगाएगी और बेटर फैसिलिटीज देने के लिए। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, धन्यवाद। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।